देखो पोलन ग्रेन्स है ना, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। क्या बोले अपने पोलन ग्रेन के बारे में कल कि पोलन ग्रेन्स आर नॉट स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स रहते क्या हो? हाँ वो गैमेटोफाइट रहते। स्पोर क्या रहता है? माइक्रोस्पोर क्या रहता है? हैप्लॉइड रहता है ना। जब ये जर्मिनेट करते हैं यानी माइटोसिस, क्या करते हैं? माइटोसिस जर्मिनेट करता है, माइटोसिस करता है। कहाँ जर्मिनेट करता है? इसके अंदर ही है ना ये पोलन साइड, जिसको क्या बोल रहे थे अपन? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ तो अब सब कुछ बन गया। अब माइक्रोस्पोर पे आ गया अपन। माइक्रोस्पोर अंदर ही क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। नहीं रहेगा ये हैप्लॉइड है क्या? जर्मिनेट करके क्या बनेगा? ऐसा अपना क्या बोलेंगे उसको? बोलो पोलन ग्रेन है ना। ये भी हैप्लॉइड सेल, ये भी हैप्लॉइड सेल। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोर था ना, इसका नाम माइक्रोस्पोर है। क्या नाम है इसका? माइक्रोस्पोर। और इसका नाम पोलन ग्रेन। बिल्कुल गैमेट्स जर्मिनेट करेंगे, क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। बिल्कुल, चलो आई बात समझ। तो पोलन ग्रेन्स, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट बोलेंगे क्या? नहीं। मेल गैमेट बोलेंगे? बोलो नहीं, मेल गैमेटोफाइट बोले। ठीक है ना। हाँ तो क्या बोले अपने? ये जो पोलन ग्रेन है बोलते वो अपना मेल गैमेटोफाइट है, गैमेट भी नहीं है और न ही स्पोर है। ठीक है ना। इफ यू टच द ओपन्ड एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, अगर तुम क्या करेंगे बोलते? इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, यानी जो अपने रहते ना चाइना रोज, तो उसके ओपन एंथर को अगर तुम टच करेंगे है ना, और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडर पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। तो तुमको एक पाउडर जैसा फील हुआ, तो पाउडर ही क्या रहेंगे? तो पाउडर ही पोलन ग्रेन रहेंगे ना। और इतने बारीक रहेंगे तुमको ऐसा लगेगा पाउडर है करके, एक्चुअल में क्या रहेंगे? वो पोलन ग्रेन्स रहेंगे। ठीक है, चलो हाँ, डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडर पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स, sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope। क्या करे बोले? अब उसको लो बोलते हैं। क्या करे? उसको लो और एक स्लाइड लो। हाँ कांच की स्लाइड लेते ना, और यहाँ पर पोलन ग्रेन को सब कैसे रख दो? पानी डालेंगे। ठीक है, अब उसको माइक्रोस्कोप में देखो। ठीक है, स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो यहाँ पर स्लाइड पर, फिर उसके अंदर पोलन ग्रेन मिला दो। जो पाउडर तुम्हारे हाथ में लगा, वो पाउडर को क्या करो? यहाँ पर ऐसा मिला दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, यू विल रियली अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइजेस, शेप्स, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन। तो अपने लिए पोलन ग्रेन पाउडर है ना, व्हाइट पाउडर, लेकिन अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो तुम अमेज, यानी तुम एकदम हैरान रह जाएंगे कि उसमें इतनी सारी साइजेस, इतने बढ़िया आर्किटेक्चर है ना, सारी चीजें दिखेंगी। साइजेस भी अलग रहेंगी, कलर भी अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया उसने कुछ अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन करके दिए। देखो हाँ बोलो। माइक्रोस्कोप है वो जर्मिनेशन के पोलन ग्रेन बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। बिल्कुल, तो मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन। हाँ माइक्रोस्पोर है, जर्मिनेट किया, उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन का नाम और गैमेटोफाइट। क्यों? उसका क्योंकि स्पोर जर्मिनेट करता तो क्या बना था? गैमेटोफाइट बना था ना, क्योंकि स्पोर जर्मिनेट, स्पोर के जर्मिनेशन से बना कौन? तुम्हारा पोलन ग्रेन। दो सेल है जिसमें, इसलिए उसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। चलो मतलब गैमेट से बना स्पोर के? नहीं स्पोरोफाइट ने स्पोर बना है, तो स्पोर गैमेट से कैसे बना? गैमेटोफाइट बना, स्पोर से गैमेटोफाइट बना। गैमेट से तो अपने स्पोर जर्मिनेशन के गैमेटोफाइट बना। बस कोई स्पोर जर्मिनेट किया, गैमेटोफाइट बना, खत्म। एंथर कैसा बनेगा? ये पोलन ग्रेन बन गया। अभी यहाँ तक ही देखो, अभी अपन आगे आने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाला है यहाँ तक ही देखो। ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल वही साइकिल लेंगे अपन ने। लाइफ साइकिल कहाँ चालू करे? स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट से स्पोर बने, स्पोर से गैमेटोफाइट बना, बस अभी यहाँ तक ही है अपन। ठीक है, यानी उसी चीज को अपन और डिटेल में बीच में कुछ चीजें ऐड कर और जब ये चीज वहां पर पढ़े थे क्या, पोलन ग्रेन इतने अलग अलग कलर के रहते, ये रहते, नहीं ये सारी चीजें ऐड हो गई। गैमेट बने कहाँ अभी? नहीं क्या गैमेट तो गैमेटोफाइट बनाएगा ना। देखो जैसे स्पोर बना क्या रहता, सुनो एक मिनट, साइकिल देखो,
साइकिल कह रही थी वो। मेन प्लांट बॉडी देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन उसके अंदर बात करें जनरल साइकिल की, है ना। अब ये जो इसकी रहेंगी, इसकी डाइकॉट की, यानी जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की देखते हैं, ठीक है। किसी चीज देखो टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, ठीक है। इन तीनों की कैसी साइकिल चालू कहाँ से होती है बोलो? स्पोरोफाइट। तो देखो ये स्पोरोफाइट है प्लांट, है ना, इसको लीफ वीफ सब रहेंगे, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट एक प्लांट बना दी, यहाँ से लाइफ साइकिल चालू है। तो इसने क्या किया सबसे पहले, स्पोरोफाइट ने इसके जो सेल था डिप्लॉइड सेल, उसमें मियोसिस हुई और उसने 4 सेल बनाए। हाँ, अब इसको यहाँ पर टेट्राड बोले, वैसा इन जनरल वो 4 सेल बनाए। हाँ, इसने क्या करा, 4 सेल बनाए, 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों के चारों क्या थे? हैप्लॉइड। अब ये क्या था? स्पोरोफाइट। क्या था बोलो? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। और ये क्या बन गया? स्पोर्स। स्पोर्स, ठीक है। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। अब टेरिडोफाइट में वो बाहर जर्मिनेट करते हैं, जिम्नो एंजियो में उसी के प्लांट के अंदर ही जर्मिनेट करते हैं, अंदर जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। क्या करेंगे बोलो? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या रहेगा? माइटोसिस करेंगे उसको, बिल्कुल। गैमेटोफाइट क्या रहेगा? हैप्लॉइड। इसका नाम क्या रहेगा? स्पोर जर्मिनेशन। देखो स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाया, स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिख लीजिए, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगी, क्या बोलो? माइटोसिस। और उस माइटोसिस से क्या बनने वाले हैं? गैमेट्स। क्या बनने वाले बोले? हैप्लॉइड गैमेट्स। ये पूरी की पूरी बॉडी हैप्लॉइड थी, यानी ये सेल भी हैप्लॉइड है इसका, ये सेल भी हैप्लॉइड है। अब इसके अंदर क्या होंगे? माइटोसिस होकर गैमेट्स बनेगा। ये क्या कहला रहा है अपना? गैमेट्स। गैमेट्स, बस ये लाइफ साइकिल। अभी हम सिर्फ यहाँ तक पहुंचे, ये आगे जाने के भी गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगा, बस एक गैमेट बनता है, छोटे छोटे गैमेट नहीं बनेंगे। अभी अभी उतना जाओ बंदा, तो अभी यहीं तक तो देखो, यहाँ तक तो समझ लो, बस गैमेटोफाइट बना। अभी अभी अपन आगे जाने वाले हैं, जब पूरा देखेंगे, जब देख लेना उसको, ठीक है। चलो ये हो गया, अपने यहाँ तक देख लिए। अब देखो जाओ, तो you will really amazed at the variety of architecture, size, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species, ठीक है। pollen grains are generally spherical, measuring about 20 to 50 माइक्रोमीटर। अब 1 मीटर कितना था? इतना बड़ा है ना, तो माइक्रोमीटर का क्या बोलते हैं? 10 की पावर -6 को बोलते हैं, 6 मीटर, यानी उसके हाँ बोल। नहीं ऐसा नहीं पूछता, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक नॉलेज के लिए, सिंपल है ना। तो तुम्हारा अगर इतना मीटर है तो उसके कितने हिस्से करना है अपने को? उस मीटर के इतने सारे हिस्से कर देने, 1 2 3 4 5 6, इतने हिस्से कर दो। तो उसमें से एक हिस्सा जो रहेगा ना, 1 मीटर के कितने हिस्से करना है? इतने। कितने हो रहे देखो? 10 लाख। कितने हो रहे? 1 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। कितने हो रहे? 10 लाख। तो 1 मीटर के अगर तुम 10 लाख हिस्से करेंगे तो उसमें से एक हिस्सा कहलाता है 1 माइक्रोमीटर। क्या कहलाता बोलो? माइक्रोमीटर, समझे? इसको म्यूमीटर भी बोलते और माइक्रोमीटर भी बोलते। तो इतना छोटा रहेगा, इससे 25 रहेंगे समझो, ऐसे इसके 25 हिस्से के बराबर, 25 से 50, समझे? तो उसकी साइज रहेंगी इतनी छोटी रहेंगी। 1 मीटर के तुमने 10 लाख हिस्से करे, वो 1 माइक्रोमीटर होता, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर का, समझे बात? ठीक है, चलो। ठीक है। pollen grains are generally spherical, measuring about 50 to 25 to 50 micrometers in diameter। क्या में? डायमीटर में। डायमीटर क्या बोलते हैं? हाँ देखो, ये अपना ये रेडियस, ये क्या रहता है? रेडियस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा डायमीटर, ठीक है। ये रेडियस, ये डायमीटर, ठीक है। तो उसके डायमीटर बताया उसने, इतनी रहेंगी, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। It has a prominent 2-layered
वॉल, उसके अंदर क्या रहेगी बोलते हैं। अब देखो अब क्या की, पहले अपन ने किसकी वॉल देखे थे, एंथर की, हाँ। 4 वॉल देखे थे ना एंथर की, ये 3 वॉल डेहिसेंस और प्रोटेक्शन की, और अंदर की टेपेटम जो खाना देंगे उसका ना, नरिशमेंट। अब किसकी वॉल कर रहे हैं, अब बात करने वाले अपन पूरी स्टडी करने वाले पोलन ग्रेन की। जब अपन सिर्फ पढ़े थे कि पोलन ग्रेन छोटे रहते, ये रहते वो रहते, अब पूरी डिटेल स्ट्रक्चरल स्टडी करने वाले किसकी, पोलन ग्रेन की। ठीक है चला जाओ। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर स्ट्रक्चर, प्रोमिनेंट यानी वाज़ेह तुम देख सकते, प्रोमिनेंट यानी एकदम क्लियर कट। तो 2 लेयर है उसमें क्लियर कट रहती। सबसे बाहर वाली देखो, फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन तुम्हारा, तो ये बाहर वाली लेयर रहेंगी जो ऐसी रहेंगी प्रोमिनेंट का मतलब ये नहीं होता, प्रोमिनेंट यानी तुम क्लियर कट देख सकते, ठीक है, साफ साफ। ये बाहर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं अपन एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल। चलो देखो, इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, इन उसकी जो दीवार रहेगी ना उसमें 2 लेयर है। कितनी लेयर रहेगी, 2। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, जो बाहर वाली हार्ड रहती है, कैसी रहती, हार्ड, जैसे काटे काटे जैसी शेल जैसी लेयर है। कैसी लेयर है, एक शेल जैसी लेयर है, क्योंकि प्रोटेक्शन होना ना, अगर वो नरम रहेगा तो तुम ऐसा दबाए तो दब जाएंगे एक्चुअल में, लेकिन ऐसा दब जाएंगे फिर तो ऐसा टमाटर है अपना, ऐसा दबा दो पिचक जाएंगे। स्मूथ लेयर है ना उसकी, लेकिन कोई बीज लिए उसको दबाएंगे कैसा नहीं हुआ, खजूर का बीज दबता कैसा नहीं होता, क्यों, हार्ड वॉल है। तो इस तरीके से इसकी जो बाहर की वॉल है ना वो हार्ड है, एक्साइन, बिल्कुल। चलो, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, क्या की बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन। क्या की बनी है बोलो, स्पोरोपोलिनिन, पोलिनिन, बिल्कुल। एक तो कड़क रहेगी, साथ साथ स्पोरोपोलिनिन की बनी है। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है, एक इतना स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है कि आज तक कोई एंजाइम, कोई एसिड, कोई बेस ऐसा आया ही नहीं जो इसको डाइजेस्ट कर सके। ये जो एंथर देख रहे हो ना तुम, वो जो पाउडर जो लग रहा था, उस पाउडर के ऊपर जो उसकी जो ऊपर की वॉल है, जो पाउडर एक्चुअल में पाउडर था वो, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पूरा एक स्ट्रक्चर दिखेगा। उसकी जो बाहर की वॉल है, जो बाहर की लेयर है, जो परत है ऊपर की, उसकी दीवार में 2 परतें हैं, उसकी दीवार के अंदर 2 परत है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। बाहर वाली का नाम है एक्साइन। क्या नाम है बोलो, एक्साइन। तो जब इस एक्साइन को अगर तुमने देखे किस चीज की बनी हुई है, तो वो बनी हुई है अपनी स्पोरोपोलिनिन की। अब ये स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर तुम उसके ऊपर व्हाइट कैट भी डाल देंगे ना तब भी कुछ नहीं होगा, एसिड अपना व्हाइट कैट। तो चाहे आज तक कोई ऐसा एसिड, कोई बेस, कोई अल्कली या फिर कोई एंजाइम कुछ आए नहीं जो इसको डिग्रेड कर सके, यानी अगर पेट के अंदर से जाकर भी निकल गया तब भी कुछ नहीं होता, समझे। ऐसा चलो, तो इसलिए बहुत सारे इंसेक्ट क्या करते, बहुत सारे इंसेक्ट जो रहते ना अपने, जो क्या बोले इंसेक्ट नहीं, ये परिंदे फूल खा लेते हैं, कुछ खा लेते ना, तो उनके बाहर से भी निकल गया तब भी जैसे का वैसे रहता। सीड में भी कुछ प्रॉपर्टी रहती है। चलो आ जाओ, समझ में। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या बोला, एक तो ऑर्गेनिक है, क्या है बोला, ऑर्गेनिक है, यानी जानदारों के अंदर पाए जाने वाला है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको कुछ ही नहीं होता। स्पोरोपोलिन, Hexane is made up of sporopollen, which is one of the most resistant organic material. अब देखो इनऑर्गेनिक में तो डायमंड और ये बहुत सारी चीजें है ना, अगर हम, हाँ ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी जानदारों के बॉडी में पाए जाने वाले हैं, जैसे अपनी बॉडी जैसा है ना, तो अपनी बॉडी एक जानदार है, तो प्लांट भी एक जानदार ही है ना, तो उसकी बॉडी में तो पूरे ऑर्गेनिक वर्ल्ड में देख लिया अपन, तो हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में 2 चीजों को डिवाइड कर देते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। यानी कार्बन और हाइड्रोजन की जो केमिस्ट्री रहती है ना उसको अपन ऑर्गेनिक बोल देते हैं, और उसके अलावा जो रहता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इनऑर्गेनिक। तो ये यानी जानदारों में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, सबसे मजबूत, हड्डी वड्डी नहीं, हड्डी में सामने कुछ नहीं है, और एक्चुअल में अगर अपनी हड्डी इसकी बनी हुई थी कभी टूटने का सवाल ही नहीं, फ्रैक्चर का टेंशन ही नहीं अपने, समझ में आ रहा ना। ऐसा नहीं, यानी ऐसा रहेगा उसके ऊपर एसिड भी डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, कड़क तो रहेगा, लेकिन साथ साथ इतना खतरनाक भी रहेगा, इतना मजबूत भी रहेगा कि तुम उसके ऊपर एसिड डाल दो, कोई अल्कली डाल दो, कोई एंजाइम डाल दो, कोई चीज उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। समझे ना बात, बना दीजिए लड्डू। क्या बोले, हाँ तो डायमंड एक इनऑर्गेनिक हो गया, वो वही बाहर रहता ना, वो अपनी बॉडी में रहता कि नहीं रहता, तो बॉडी में रहने वाले, अपनी तो नहीं रहता, प्लांट की बॉडी में रहता, लेकिन उसकी बॉडी का सबसे, उसकी बॉडी का डायमंड समझ लीजिए, क्या बोलेंगे, प्लांट बॉडी का डायमंड। ठीक है चलो, अब तो डायमंड से भी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस आ गए।
वो बहुत खतरनाक रहती है, लेकिन अपने नजदीक डायमंड जितना हार्ड है ना, प्लांट के नजदीक उतना हार्ड ये है। ठीक है, चलो स्पोरोपोलिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट, यानी रेजिस्ट करने वाला, बर्दाश्त करने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। कितनी भी अगर तुम उसको लावा में भी डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। विथ स्टैंड बोले तो बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है ना। विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड डालो अल्कली डालो हाई टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, आज तक कोई एंजाइम ऐसी मिली ही नहीं, कोई एंजाइम ऐसी मिली ही नहीं जो इसको डाइजेस्ट कर सके। हालांकि है ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे ग्लूकोज रहता अपना ये रहता वही है, लेकिन आज तक के कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं मिली जो इसको क्या कर सके, डाइजेस्ट। चलो आगे बात समझ। तो इतना मजबूत, इतना छोटा सा स्ट्रक्चर कितना मजबूत बनाया उसको कि कोई चीज नहीं कर सकता कोई, है ना। अब देखो, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये पूरा कवच अगर इतना मजबूत बना देंगे तो फिर जो अंदर का मटेरियल है वो तो कभी बाहर ही नहीं कर पाएंगे। तुम इतना मजबूत कवच लगा देंगे तो ये जो अंदर जो रखे वो फिर बाहर कैसे निकलेगा। हाँ, तो इसका क्या रहता है, इसके पास में बाहर में स्पोर, एक पोर रहता, हर जगह ये रहता, लेकिन यहाँ पर एक सुराख रहता छोटा, चारों तरफ से कवर रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सुराख रहेगा, एक साइड छोड़ी भी रहेगी, यानी यहाँ की यहाँ पर एक बारीक सा सुराख रहेगा, हर तरफ से कवर है लेकिन यहाँ पर एक सुराख है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं इसको, बोलो जर्म पोर। हाँ, ये एग्जाइन चारों तरफ से सराउंडेड, सिर्फ ये जगह छोड़ी है जिसको बोलते हैं जर्म पोर। अब देखो उसके अंदर की लेयर की बात करते हैं, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन, सुन, पोलन ग्रेन एग्जाइन, देखो पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर। आ गया, पोलन ग्रेन का जो एग्जाइन रहता है ना उसमें प्रोमिनेंट अपर्चर यानी सुराख, क्या बोलते हैं, अपर्चर क्या बोलते हैं, सुराख को। तो ये सुराख भी प्रोमिनेंट है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा, काफी अच्छा सुराख है, साफ साफ दिख सकता है, ऐसा नहीं है भाई किसी में रहेगा किसी में नहीं रहेगा। प्रोमिनेंट यानी वहां से रहता है, जैसे अपन क्या बोलते हैं हर किसी के पास प्रोमिनेंट माउथ है। आपको ऐसा इंसान दिखेगा उसके पास मुंह नहीं, उसको किसका आधा है किसका है, सबके पास में रहते हैं ना मुंह, ये ओपनिंग सबके पास है, वाज़ेह तौर पे देख सकते, तो उसको बोलते हैं अपन प्रोमिनेंट, जो साफ साफ नजर आए। और एक्चुअल में तो अपने को पोलन ग्रेन भी साफ नजर नहीं आते, तो ये कहां से देखेंगे। तो अगर माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे अपन उसको तो फिर आसानी से अपने को दिख जाएंगे, ठीक है। चलो, तो वो प्रोमिनेंट जो है ना सुराख, उसको क्या बोलते हैं अपन, अपर्चर बोलेंगे सुराख को, और उसका नाम क्या है, जर्म पोर, ठीक है। Where स्पोरोपोलिन इज absent, अब यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं है, absent बिल्कुल, इतनी जगह में नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी आ जाएगा तो फिर अभी बोला ना अंदर का कैसे निकलेगा, हमारी चीजें, हाँ पोलन ट्यूब यहाँ से निकलने वाला है, यहाँ से निकलने का। तो अगर ये अगर पूरा ऐसा कवर रहता तो पोलन ट्यूब कहाँ से निकलता, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन तो पूरा है नहीं, ये पूरा ही तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पड़ रहा है। पोलन ग्रेन कहाँ से निकलेगा, ये पूरे ही पोलन ग्रेन है। ये एग्जाइन की लेयर, इसके अंदर रहेंगे इंटाइन नाम की लेयर, क्या रहेंगे, इंटाइन। देखो सुनो, चलो पोलन ट्यूब बिल्कुल, चलो आ रहा ना, अभी देखते ना, चलो। Where pollen grain, where sporopollen is absent, pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen। यानी इसी वजह से हम लाखों हजारों साल तक के पोलन ग्रेन को जमा करके रख सकते हैं। जैसे आज मान लो कोई प्लांट खत्म हो रहा है, आज और अपने को मालूम है लास्ट प्लांट बच गया, अब मर जाने वाला है, खत्म हो जाना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके पोलन ग्रेन को उठा के रख सकते हैं फ्यूचर स्टडीज के लिए, हाँ प्रिजर्व करके भी हजारों साल के बाद, 20 साल 30 साल 40 साल के बाद में वापस से तुम उससे प्लांट डेवलप कर सकते। समझ रहे बात तुम, ऐसा। तो अगर फॉर एग्जांपल जो भी एक्सटिंक्ट होती है ना स्पीशीज, तो उनके पोलन ग्रेन प्रिजर्व कर लेते हैं, उनके जो फीमेल गैमेट है वो प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि अभी बाद में कुछ बना सके या फिर कुछ वापस से उनको कर सके, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रिजर्व करना चाहे अगर तुम तो आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं, कई दिनों तक रख सकते हैं, ठीक है। क्यों रख सकते हैं, वो इसी स्पोरोपोलिन की वजह से। चलो, हाँ, पोलन ग्रेन्स आर well preserved as fossils because of the presence of sporopollen। और या फिर तुम बोल सकते हो कि बाद में हो सके वो उतने दिनों के बाद में पोलन ग्रेन तो बाकी रहेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसकी एक मुद्दत रहती ना। जैसे टमाटर फॉर एग्जांपल, टमाटर अपना, तो टमाटर कुछ दिन अच्छा रहेगा, ताज़ा रहेगा, उसके बाद तो वो डिग्रेड होना चालू हो जाएगा ना, सड़ना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से सड़ेगा नहीं है, लेकिन हर किसी की एक एज रहती है, उसकी वो एज खत्म हो जाएगी तो फिर उससे प्लांट नहीं आने वाले। तो वैसे तुम्हें सबूत के तौर पे रख सकते हो, हाँ स्टडी के हिसाब से, क्योंकि पोलन ग्रेन की एक एज रहती, उतनी देर में अगर वो प्लांट के ऊपर जाकर चले गया, स्टिग्मा पे आ गया तो उससे प्लांट बनता, वरना फिर नहीं बनता।
उसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबिलिटी। तो वो भी पढ़ने वाले हैं। तो अपने को यहाँ पर इसका मतलब, हाँ बिल्कुल, अभी अपने को क्या मतलब लेना है इसका, कि पोलन ग्रेन को ये कड़क वॉल की वजह से कई दिनों तक अपन उठा के रख सकते, कई दिनों तक उठा के रख सकते, लेकिन वो जिंदा रहेगा, जो काम करेगा ये जरूरी नहीं। तुम भाई रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए उठा के रख दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो काम का है अभी वो काम करेगा जरूरी है क्या? नहीं। बस ऐसी बात, ठीक है। चलो The exine exhibit a fascinating array of patterns and designs। अब तो डिजाइन दिख रही थी ना, वो सब इसमें ही हो सकता है ये मैंने ऐसी बनाया, थोड़ी और अलग हो जाए, फिर स्टार और स्टार आ जाए इसके ऊपर, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हो, ऊपर डिजाइन दिख रही है ना तुमको, देखो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन में डिजाइन दिख रही है ना अलग अलग तरीके की, वो सारी इसी के अंदर थी, इसमें एक्साइन। तो अगर पूछता है कि पोलन ग्रेन के कौन सी वॉल के अंदर डिजाइन प्रेजेंट है, या फिर जो पोलन ग्रेन की डिफरेंट शेप्स और डिजाइन दिखती है वो कौन सी वॉल में वेरिएशन की वजह से, तो तुमको बोलना पड़ेगा एक्साइन। बिल्कुल। चलो, Why do you think the exine should be hard? अब तुम क्यों सोचते हैं कि एक्साइन हार्ड होनी चाहिए? अगर हार्ड नहीं हुई वो, तो फिर तो कोई भी कुचल दे रहा, तो फिर तो कीड़ा आके बैठ गया उसके ऊपर, उसकी तरफ से पोलन ग्रेन तोड़ जाएगा तुम्हारा ना। तो इंसेक्ट बैठे कुछ खा ले, अगर तू इंसेक्ट में खा भी लिया तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला है पोलन ग्रेन को? नहीं पड़ता, बस इसीलिए वो हार्ड होती है, ठीक है। What is the function of germ pore? अब germ pore का भी फंक्शन तुमको समझ में आ गया, बोलो क्या है? हाँ, यहाँ से पोलन ट्यूब निकलने के लिए जगह होना, तो बस वो जगह है। चलो, the inner wall of the pollen grain is called entine, जिसकी बात कर रहे थे ना, ये तो आउटर वॉल होगी, अब इनर वॉल रहेंगी, एक क्या रहेंगी बोलो? इनर वॉल, इसका नाम क्या रहेगा? एंटाइन, ठीक है। क्या नाम है इसका? इंटाइन। एक्साइन बाहर वाली, इंटाइन अंदर वाली। इट इज अ थिन, ये कैसी है? पतली। अब ये कोई कड़क वड़क नहीं, ये पतली सी है ना। इट इज, जैसे ये देखो अपन ने जो पढ़ा था ना सेल में, जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कैसा रहता है ना, बस वैसे ही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है भाई इसको सेल वॉल बोल देंगे तुम, इसके सेल मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं, बस रिलेट करा रहा था तुम, है ना, कि वो सेल वॉल कैसी हार्ड रहती है, ऐसी रहती, कोई फंक्शन नहीं रहता उस तरीके से, हाँ रेजिस्ट करती है, और ये सेल मेम्ब्रेन जैसे थोड़ी नरम रहेंगे ना, चलो नाजुक रहेंगे। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई, ठीक है। चलो तो ये लिखना, देखो ये स्पोरोपोलिन की अपनी एक्साइन, और ये क्या बोलेंगे बोलो? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, हाँ, और इसमें कोई पोर वोर नहीं है क्योंकि पतली थी ना आराम से, तो पोलन ट्यूब तो इससे निकल जाएगा, बिल्कुल। चलो नहीं, इसी का इलोंगेशन रहेगा, पोलन जो ट्यूब रहेगा ना, जो ऐसे यहाँ से लगेगा, आटा देखे ना, आटे का गोला बनाया तुमने, तो आटे को कैसे लगा सकते तुम, तो बस वैसे ही ये गोला है, इसमें से तुम आटे के जैसा एक ट्यूब निकाल दो, खत्म, समझे ना। रोटी डालते हैं वो, या फिर वो जो रोटी डालने वाले रहते हैं, फिर कुछ बनाते हैं ना समोसे वमोसे, तो कैसे तोड़ते, गोला रहता है उसमें से तोड़ते वो, तो लास्ट में से कैसे ट्यूब बंद दिखता, बस वो समझ लो। ये शेल में, ये शेल को कुछ नहीं हो सकता, ये चीज जो है ना ऐसा अपन निकाल सकते हैं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं ना, जरूरत नहीं ना पोर निकालने की, हाँ, तो यही खुद कंटिन्यूअस हो गए, वो बना लेंगे अपना क्या? पोलन ट्यूब, समझे बात? चलो आप देखो आगे आता है, आगे आता है, देखो तुम सुनो। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। क्या बोले पुण्य? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। चलो, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो साइटोप्लाज्म मतलब पोलन ग्रेन का, ये दो लेयर हो गए उसके वॉल की। अब इसके जो यहाँ पर क्या रहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें अब और रहेंगे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उसका साइटोप्लाज्म है ना पोलन ग्रेन का, वो किससे कवर रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells। जब भी पोलन ग्रेन मेच्योर होता तो उसमें कितने सेल रहते? 2। अभी बताया था ना मैंने, क्यों स्पोर जर्मिनेट करते 2 सेल बनाते हैं, है ना, बस, तो ये 2 सेल रहेंगे, ठीक है। चलो 2 सेल रहेंगे। तो यहाँ पर दिखाया उसे, ये है ना तुम्हारा ग्रीन कलर में दिखा रहा है, देखो वैक्यूल, फिर ये दो इस तरीके से, फिर ये 2 सेल बने तुम्हारे, दिख रहे हैं? एक वेजिटेटिव, एक रिप्रोडक्टिव सेल, जनरेटिव। इसमें एक ही न्यूक्लियस है ना? नहीं, 2 न्यूक्लियस है अलग अलग। जब वो बना था माइक्रोस्पोर से, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था ना, उसको जब जर्मिनेशन करे जब भी 2 बन रहे सेल, वही नहीं है?
माइक्रोस्पोर टेट्राड से जब जर्मिनेशन हुआ, हाँ बिल्कुल, जब स्पोर जर्मिनेट करा जब भी वो सेल बन गया ना, उसी को बोलते हैं अपन ने स्पोर जर्मिनेट किया, यानी माइटोसिस करके डबल बनाया वो जल्दी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बस। हाँ देखो आप सुनो क्या बोले, व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल, द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। अब जब भी मैच्योर पोलन ग्रेन है तुमको सिंपल याद रखना है, इसके अंदर दो सेल है, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव, एक थोड़ा छोटा रहता है एक बड़ा रहता है, ठीक है ना। अब देखो जहां पर अपने को स्टोरेज करने का रहता है वहां पर क्या करते हैं, वो थोड़ा बड़ा जगह रखते हैं, और जो काम की देखो इन दोनों में से दो सेल है, तो ये जो छोटा सेल है ना जनरेटिव, हाँ इसका नाम है जनरेटिव, इसका नाम है वेजिटेटिव। अब एक्चुअल में क्या रहता है, ये जनरेटिव सेल को जिस भी चीज की इसका कोई काम नहीं है, इसको क्या करना है, टूट के गैमेट्स बनाना है। क्या करना है, लेकिन उस गैमेट बनने के डिवीजन के लिए जो भी एनर्जी फूड वगैरह रहेंगे इसको प्रोवाइड करना है, तो इसीलिए ये बड़ा रहता है। क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है। बिल्कुल चलो देखो उनके फीचर याद रखना। देखो व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स, द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, है ना, और क्या बोले, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, उसमें बहुत सारा खाना भरे हुए रहेगा। किस सेल में, इस वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल है ना, वेजिटेटिव सेल, और ये जनरेटिव सेल, ठीक है। चलो तो इसमें क्या रहेगा, अबंडेंट फूड रिजर्व बोल दिया उसने, ठीक है। एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और एक बड़ा सा इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, कोई रेगुलर शेप नहीं रहेगा उस न्यूक्लियस का, ठीक है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, यानी ये इतना छोटा रहेगा जैसे ये पूरी नदी और ये कश्ती है ना, कैसा रहेंगे, एक तालाब पूरा, और ये उसके अंदर फ्लोट करते रहेंगे, ऐसा घूमते रहेंगे बस। चलो तो इतना छोटा रहेगा, वो फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इट इज स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप बोले तो जो अपना जनरेटिव सेल रहेगा ना, जनरेटिव सेल वो एक स्पिंडल शेप ऐसा रहेंगे, यानी दोनों साइड से ऐसा कर, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्या बोलते हैं इसको, स्पिंडल शेप, स्लेंडर नहीं, स्पिंडल है ना। चलो ठीक है, बेलन का शेप, ठीक है। चलो स्पिंडल शेप, कौन सा वाला, छोटे वाला दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो जनरेटिव सेल तुमको दिख रहा है, स्पिंडल शेप दिखा जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप, हाँ बेलन जैसा, हाँ बिल्कुल ठीक है, स्पिंडल शेप। और क्या बोले, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इसमें क्या सब घना रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियस। तो इसका काम क्या है, इसका काम डिवीजन है ना, डिवाइड करेंगे नहीं, तो भले इसको फूड की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल जो दो डिवीजन होने की जरूरत है, तो वो सारी चीजें होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो डेंस साइटोप्लाज्म होगा उसमें, और साथ साथ क्या होगा बोलो, न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। चलो in over 60% of the angiosperm pollen grains are shed at this two cell stage। 60% जो एंजियोस्पर्म रहते हैं ना, उसके अंदर ये पोलन ग्रेन अंतर से इस टू सेल स्टेज में निकल जाते हैं। यानी पोलन ग्रेन है अपना, उसमें एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल, बस इसी स्टेज में वो एंथर से निकल जाते और उड़कर स्टिग्मा पर जाके कितने 60% प्लांट के अंदर, कितने परसेंट, 60%। यानी ज्यादातर ऐसा ही होता बोलता कि टू सेल स्टेज के अंदर ये शेड हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे निकल जाएंगे, अभी समझ में आया सब, जनरेटिव वेजिटेटिव याद करना है उनके फीचर, ठीक है। हाँ बोलो, ये दोनों वाला निकल जाना, हाँ शेड बोले तो झड़ना, वो अपनी इसकी क्या बोलते हैं, हाँ स्केल शेड होती है बिल्कुल। देखो क्या बोले, 60%, कितने परसेंट, 60% किसमें, एंजियोस्पर्म में, है ना, एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन शेड, यानी जो ये जो अंदर पोलन ग्रेन बने ना सारे, ये इस तरीके से शेड हो गई, फटकर, हाँ टू, यानी इस पोलन ग्रेन में दो सेल है, फटकर इसी स्टेज में बाहर निकल जाएंगे पूरे, है ना, और वो स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाएंगे रिसेप्टर पर, बिल्कुल यहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो 60% जो एंजियोस्पर्म होता है वो इस शेड में, जैसे वो दो सेल बन गए, यानी पोलन ग्रेन के दो सेल बन गए, तो वो फट जाता है अंतर, और वो सारे के सारे पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये बोला उसने कि इन 60% एंजियोस्पर्म in over 60% of the angiosperm pollen grain are shed at two cell stage in the remaining species। अब 40% में क्या समझ, अभी बोला ना मैंने कि वो जो दो सेल रहते हैं किसके, एंजियोस्पर्म के, उसमें से जो जनरेटिव सेल रहता है
देखो ये है ना अपना, ये पूरा पोलन ग्रेन, ये क्या स्पिंडल शेप अपना जनरेटिव सेल, ये वेजिटेटिव है, ये वेजिटेटिव का न्यूक्लियस। तो ये क्या करता, देखो यहाँ से फिर क्या होंगी, ट्यूब जैसा निकलेगा और उस ट्यूब के अंदर दो सेल लेंगे, वो तो जब की बात है। लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है, यहीं पर 40% में क्या होता है, 40% एंजियोस्पर्म में यहीं पर अंदर ही क्या होता, ये सेल डिवाइड करके दो बना लेता। समझे बात? 3 सेल। हाँ, यानी 3 सेल रहते हैं। अब इस 3 सेल स्टेज पर वो शेड करते, बस इतनी सी बात। यानी जो बाद में गैमेट बनने वाले थे वो पहले ही बन गए। अब बाकी कुछ नहीं, जैसे वो स्टिग्मा पे जाएगा फौरन, नहीं 60% में क्या हो रहा था, देखो स्टिग्मा पर गया, स्टिग्मा पे जाने के बाद में इस सेल ने डिवाइड किया, फिर उसमें 2 सेल बने और फिर वो मेल गैमेट अंदर जा रहे थे। 2 सेल बने मतलब वो 2 गैमेट बने, बिल्कुल। हाँ, वेजिटेटिव डिवाइड करा, 2 सेल बने, वो जो 2 गैमेट बने फिर वो नीचे जा रहे थे। मतलब वो जनरेटिव डिवाइड होगा ना, बिल्कुल, सॉरी जनरेटिव वेजिटेटिव का डिवाइड होगा, वेजिटेटिव तो सिंगल ही रहेगा ना। वेजिटेटिव रहेंगे ही नहीं, क्यों मालूम? क्योंकि देखो वेजिटेटिव को पोलन ग्रेन बनाने की ना भाई, पोलन ग्रेन बनाना है उसको, तो पोलन ग्रेन बनाना है। सुना मेरी बात, गौर से सुन, देखो ये तुम्हारा पोलन ग्रेन है पूरा, ठीक है, और इसमें 2 सेल है, एक तुम्हारा क्या है वेजिटेटिव। हाँ, तो ये 60% की केस देख रहे हैं जिसमें वो 2 सेल में आके जर्मिनेट हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, ये पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये नीचे नीचे पोलन ग्रेन बनाते हैं, पोलन ग्रेन सॉरी पोलन ट्यूब, ठीक है, चलो पोलन ट्यूब है ना। और ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करेंगे 2 में और वो नीचे आ जाएंगे ऐसा, समझे बात? तो ये वेजिटेटिव सेल ने पोलन ट्यूब बनाया और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दोनों मेल गैमेट बना, यानी जनरेटिव सेल ही मेल गैमेट कहलाता है जब वो डिवीजन होकर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। समझे बात? हेल्प करता है उसको पहुंचा देना। हाँ, और देखो एक मतलब, ठीक है, क्या बोले अपन ने, 60% में क्या हुआ, ये तुम्हारा स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा, इसमें 2 सेल है, ठीक है, ये एक बड़ा सा पोलन ग्रेन है, इसमें छोटा छोटा क्या है बोलो, ये जनरेटिव सेल, और ये पूरा वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव सेल क्या करेंगे, पहले एक ऐसी पोलन ट्यूब बना लेंगे, वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर बाद में ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे मेल गैमेट्स में, 1 गैमेट 2 गैमेट। अब ये नीचे आ जाएंगे फिर जनरेटिव सेल फिर नहीं रहने वाला, ऐसा नहीं कि भाई उसने डिवाइड करके 2 बनाया फिर वापस है, नहीं, वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। जनरेटिव सेल मतलब हेल्प करेगा पोलन ट्यूब बनाने में। वेजिटेटिव सेल, हाँ, वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनेगा और जनरेटिव सेल टूटकर मेल गैमेट बनकर नीचे, दो ही मेल गैमेट बने, कोई भी स्ट्रक्चर। अब ये किसकी बात करें, 60% वालों ने, ये किसकी बात थी, 60%। तुम बोल रहे थे जवाब में, हाँ बोल, जो इंटाइन उसकी जैसी वो बनेगी। हाँ बिल्कुल वही ऐसा है। देखो अब ये बाहर से एग्जाइन है जिसके, वो एग्जाइन जहाँ तक की थी वो यहाँ पर ही रहेगा, बाहर जो एंटाइन वाला पड़ता वो पूरा नीचे, फनल शेप बन के नीचे, ठीक है। चलो अब देखो, अब 40% में क्या हुआ, पहले यहाँ पर ही 40% में क्या हुआ, यहाँ पर ही डिवाइड कर दिया उसने, ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल था बड़ा वाला, इसका न्यूक्लियस, अब ये जनरेटिव सेल था, तो यहीं पर डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, यहीं पर डिवाइड करके हप्लॉइड ये 2 गैमेट में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ये स्टिग्मा पर आएगा, इसको कुछ नहीं करना है, अब डिवीजन नहीं करना है, बस क्या करना है इसको, देखो 2 बस, हाँ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना है, ये तो दोनों पहले से है, हाँ ये दोनों बस नीचे आएंगे इसमें, हाँ मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूट सेल बनेगी, इनकी सेल मेम्ब्रेन और वो क्या बोलते हैं नहीं खींच रही, वो एक रहेंगे, लेकिन सेल अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड रहेंगे। देखो ऊपर बाहर से कवच दे दिया उसको, इंटाइन और एक्साइन वो पूरे वाले उसकी लेयर है, एक सेल की नहीं, पूरे के पूरे पोलन ग्रेन की लेयर, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सब कुछ अंदर है, ठीक है। फिर वो अंदर से अंदर का जो मटेरियल है इंटाइन वाला वो बाहर आ गया आराम से, क्योंकि इंटाइन फटकर बाहर नहीं है, इंटाइन कैसे पूरा देखो, ये इसकी कवरिंग फॉर एग्जांपल देखे ना तुमने, तो इंटाइन इसकी कवरिंग बन सकती है ऐसी, क्योंकि इंटाइन फटने में आसान है ना, इजी है ना, कोई टेंशन ही नहीं है, थिन है, उसके अंदर वो गैमेट रहेंगे, हाँ बस जो अंदर के जो सेल थे वो गैमेट कहलाएंगे। हाँ ये 2 सेल थे ना, ये एक सेल और ये दूसरा सेल, ये अंदर का जो सेल था ये डिवाइड करके 2 में इसने गैमेट बना लिया, और उसने
इस डिवीजन के अंदर खाना पानी वगैरह सब, जब तक ये सेल पूरा यूज हो जाएंगे पूरा, समझे? क्योंकि फूड वूड देंगे नहीं है इसको डिवीजन करने में, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में, सब में, तो वो यूज हो जाएगा। तो अपने को इतना टेंशन नहीं लेना। आपने क्या बोलना है कि देखो इंटर्न एग्जाम दोनों कवरिंग है, बात खत्म होगी। उसके बाद क्या हुई, किस तरीके से फूटा, वो कोई मैटर नहीं रखता। बस वो पोर से, वो जो पोर था ना, और ये नहीं पूछेंगे तुम पोलन ट्यूब किस चीज की बनी हुई, नहीं, ये नहीं तो कहाँ से पूछेंगे तुमको? क्या पूछेंगे पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है? जर्म पोर से। कौन से मटेरियल की है, उसकी आउटर लेयर क्या है, इनर लेयर क्या, कुछ नहीं, बस खत्म। तो अपन ने क्या बोले, हाँ ये पूछेगा कि 40% में 2 सेल में होता है, 60%। तो तुमको बोलना पड़ेगा 60% ऐसे प्लांट है जिनके अंदर 2 ही सेल के अंदर वो शेड होता और स्टिग्मा पर आके बैठ जाता। लेकिन 40% ऐसे है जिनमें पहले डिवीजन हो जाता और वो बाद में आकर स्टिग्मा पर बैठता करके, ठीक है? 3 सेल स्टेज में। बोलो बिल्कुल बस वही। चल हो गया, आया समझ में पूरा? अब देखो क्या बोला, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज, इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली। कौन सा सेल? जनरेटिव, जो बोला जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स। उसने पहले ही मेल गैमेट बना लिया, फिर बाद में आकर वो स्टिग्मा पे बैठा, ठीक है? चलो, बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड, यानी झड़ने से पहले अंदर के अंदर ही उसने बना लिया, फिर बाद में आकर वो पोलन इसके ऊपर स्टिग्मा पे आकर बैठा, ठीक है? बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 सेल स्टेज। बिल्कुल, दोनों कैसे बोलेंगे? हाँ, जो पहले वाले 60% है उसको 2 सेल स्टेज में शेड हुए और 40% वाले 3 सेल स्टेज में। बिल्कुल। चल अब देखो, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल, क्या बोले, ब्रोंकियल एप्लीकेशन इन सम पीपल्स, ऑफन लीडिंग टू द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एफ्लिक्शंस, ठीक है? देखो, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी, यानी इतने अच्छे नहीं रहते, इतना पढ़ना बहुत अच्छी डिजाइन ऐसा वैसा, कुछ स्पीशीज के अपने को अस्थमा यानी खतरनाक डिजीज भी कॉज करते हैं, एलर्जी होती है उससे खतरनाक। पोलन ग्रेन से क्रोनिक यानी धीरे धीरे डेवलप होने वाली ऐसी डिजीज जो धीरे धीरे डेवलप होगी। बिल्कुल, हाँ, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, हाँ, यानी ब्रोंकियस जो रहती है ना अपनी, उसमें पड़े ना तो सूज जाएंगे, थोड़ी फूल जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है? इन सम स्पीशीज ऑफन लीडिंग टू द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, आइटिस लगे तो क्या बोलते हैं उसको? इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल, तो ब्रोंकाइटिस जो ब्रोंक्यूल्स है वो सूज गई, उसको इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। हाँ, एलर्जी मानते हैं, एलर्जी। तो अस्थमा भी एक एलर्जी की केस है, खतरनाक एलर्जी होती है उसमें। उसमें क्या होता वो जो है ना, व्हीजिंग साउंड आती तो सूजने की, वो पूरा पड़े ना, बस वही है, ठीक है? चलो, उसके बाद क्या बोले अपने, it may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। यानी जो है ना, गाजर घास जिसको बोलते हैं ना, वो गाजर घास है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? बोलो, कैरोट ग्रास भी बोलते हैं उसको, और साथ साथ क्या बोलते हैं? पार्थिनियम। पार्थिनियम, तो वो उसके जो पोलन ग्रेन है ना, हाइट जो दिखते हैं अपने को, वो क्या करते हैं? वो पोलन एलर्जी कॉज करते हैं। क्या बोलते हैं? गोभी है ना, हाँ, तो उसके अंदर से निकलते वो एक्चुअल में वो नहीं है, जब उसको उसके पास में अगर है अपन खेले उसको दबाए तो उसमें से जो निकलेंगे ना, तो वो पोलन एलर्जी कॉज कर सकते हैं। ये तो डिजीज कर सकते हो। हाँ, वो सारे ये और खुजली और ये वो सारी चीजें करते हो, एलर्जी करते, बिल्कुल, पोलन एलर्जी बोलते हैं। और क्या बोले, देखो क्या किसके साथ में आए थे वो? अपने आगे नहीं थे वो, बाहर से आए थे, है ना, कंटामिनेटेड वीट के साथ में। वो अलग, नहीं, वहां से हमने वीट बुलाए, अच्छा समझ के, लेकिन क्या आ गया वहां से? ये गाजर घास आ गया, वो अलग हो गया, वो किस्सा अलग हो गया। जो इम्पोर्टेड वीट बुलाने का जो किस्सा, ये इम्पोर्टेड वीट बुलाए थे, वो तो मजबूरी के बुलाए थे, अमेरिका ने जो भेजा था, तो वो बात नहीं करे। इम्पोर्टेड वीट बोले तो यानी बाहर के जो वीट रहते हैं ना, इम्पोर्टेड बोलते हो, उसके साथ ही लग के वो हमने तो कह साली में बुलाए थे, उन्होंने तो बहुत बेकार वीट दे दी थी, वो एक अलग हो गया वाकया। चलो, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। अब पोलन ग्रेन क्या रहते बोलते हैं? रिच इन न्यूट्रिएंट। क्या रहते?
ऐसा नहीं कि सारे के सारे पोलन ग्रेन एलर्जीज करते करें, कुछ अच्छे भी रहते, कुछ ऐसे रहते हैं जिसको अपन न्यूट्रिएंट के जैसा, खाने के जैसा, या फिर बोलेंगे दवाई के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। तो भाई बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में फैशन बन गया, क्या खाने के बजाय क्या खा रहे हो, फूड सप्लीमेंट के तौर पे पोलन, हाँ पोलन ग्रेन की टैबलेट्स खा रहे हो, समझ रहे ना, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटीन वगैरह बहुत रिच रहता है। तो वो क्या खाने का स्पोरोपोलिन, तो हाँ अंदर का फिर कुछ ना कुछ करते हैं, उसका मैकेनिज्म निकाल देंगे बराबर, क्या चीज छोड़े उन्होंने सभी निकाल लिया ना। तो पोलन ग्रेन्स year to use pollen tablets as a food supplement in western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market। जैसे यहाँ पर दे दिया उसने, दिख रहा है तुमको, तो पोलन प्रोडक्ट्स, पोलन बीज है, फ्रॉम इंग्लैंड है। पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ऐसा माना जाता, बोलते हैं कि अगर पोलन ग्रेन की टैबलेट खाएं तो तुम्हारी रेस बढ़ सकती है, तो रेस के घोड़ों को और एथलीट्स को खिलाते, एथलीट्स यानी हाँ भागने, वो इतनी सारे खिलाड़ी सबको बोलते हैं एथलीट्स, गेम खेलने वालों को एथलीट्स बोलेंगे वो, ठीक। चलो रेस हॉर्सेस, चलो वायबिलिटी कल पढ़ते हैं, आइए वायबिलिटी कल पढ़ेंगे, ये कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक के। चलो व्हेन वंस, देखो क्या बोले आप, देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो एथलीट्स वगैरह को खिलाते, नहीं वो याद करने से, वो एज बस एक एग्जांपल के तौर पे दिया कि अपने को यकीन नहीं होता ना, कुछ भी बात करेंगे यार पोलन ग्रेन का टैबलेट कैसे बना लेंगे, तो उसने दिखा दिया कि देखो ऐसे ऐसे रहते करके, सिंपल। चलो अब देखो क्या बोला कि व्हेन वंस दे आर शेड, जब एक मतलब वो शेड हो जाएंगे, है ना, यानी पोलन ग्रेन अंतर से निकल गए, तो इसीलिए बोला मैंने कि एक मतलब वो निकल गया अंतर से, इसका मतलब अब उसका काउंट डाउन शुरू हो गया, काउंट डाउन बोलते हैं ना, टाइम चालू हो गया उसका, अब वो दिन गिन रहा है या फिर सेकंड गिन रहा कि मेरी जिंदगी के कितने सेकंड बाकी, उसकी एक परमानेंट एक लाइफ रहती है, जैसे किसी की 30 मिनट, किसी 1 घंटा, किसी की कुछ सालों तक की रहती है ना, तो वो सब देखना पड़ता। तो उतने दिन में अगर वो स्टिग्मा पे जाकर बैठ गया तो काम हो गया, वरना नहीं होता, ठीक है। चलो वरना फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। व्हेन वंस दे आर शेड, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी, है ना, तो वायबिलिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, वायबिलिटी, यानी उनकी कुछ वायबिलिटी रहती है, वो टाइम पीरियड रहता, उतनी वायबिलिटी के अंदर वो जाकर स्टिग्मा पर ग्रो कर गए, या फिर स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन बना लिए, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिए, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उनको फर्टिलाइजेशन करना है तो उस पीरियड के अंदर अंदर जाकर स्टिग्मा पे बैठना पड़ता है, ठीक है। चलो द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन्स वायबल, वायबल यानी रिएक्टिव को बोलते हैं, वायबिलिटी यानी रिएक्टिविटी, वायबल, वायबल तो बोलेंगे, वायबल क्या है, यानी रिप्रोड्यूस कर सकता, प्रोड्यूस कर सकता, रिएक्टिव, इस तरीके से लेते हैं ना, हाँ वायबल, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको वायबल बोलते हैं। नॉन वायबल बोलेंगे तो जो कुछ काम का ही नहीं है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता उसको नॉन वायबल, हाँ एबल काबिल है कि भाई उसको फर्टिलाइजेशन कर सकता, रिप्रोडक्शन कर सकता, तो वायबिलिटी के कुछ पीरियड रहेगा, नहीं वेरिएशन नहीं, रिप्रोड्यूस करना यानी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ही बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, तो एक फिक्स मुद्दत के लिए वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते, उसके बाद में उनका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाती है, एक काबिल रहते हो, यानी जितनी देर वो उनके अंदर चार्जिंग है समझ लो, तो जो पीरियड है ना वायबिलिटी बोले तो उस पीरियड के अंदर उतना वायबल है, अगर वो पीरियड खत्म हो गया तो उनकी वायबिलिटी अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो पीरियड याद करना है, देखो हाउ डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिमेन्स वायबिलिटी, कब तक की वायबिलिटी बाकी रहती है, तुम क्या सोचते हो, बोलो। तो वो बोलते हैं द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन्स वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रीविलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी रहती है ना, चार्जिंग, तो वो वेरी करती है बहुत सारे, ऐसा नहीं है कांस्टेंट नहीं रहती, सेम नहीं रहती, जैसे इंसान की एज है, अब कोई जल्दी चल जाता, कोई लेट जाता, इस तरीके से रहता ना, तो उसी तरीके से पोलन ग्रेन का भी है, तो वो स्पीशीज पे भी डिपेंड करेगा, साथ साथ कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, अगर खराब कंडीशन देंगी, खराब बहुत सारा टेम्परेचर है, ऐसा कुछ है, तो फिर वो ज्यादा देर वायबल नहीं रह पाएगा। तो एक तो वो स्पीशीज पे डिपेंड करेंगे, अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन, हाँ अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग होंगी, टाइम पर डिपेंड करेगा अलग अलग, और कभी कभी वो कंडीशन पे भी डिपेंड करेंगे, खराब कंडीशन है तो जल्दी चल जाएंगे, अगर थोड़ी अच्छी कंडीशन है तो प्रॉपर जितनी एज है उतनी देर तक टिकेगा। हाँ
prevailing temperature and humidity, ठीक है ना. In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 60 minutes of their release. 30 minutes of their release, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है उनको, जाके स्टिग्मा पे अपीयर होना पड़ता. अगर वो नहीं हो पाए तो फिर उनकी वैल्यूटी चलेगा. किसमें, राइस में और व्हीट में, राइस एंड व्हीट of their release, and in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae they remain viability for months. कई महीनों तक के वायबल रहते हो. किसमें रोजेसिए पूरी फैमिली, रोजेसिए, लेग्यूमिनेसिए एंड सोलानेसिए में, ठीक है. You may have heard of storing semen, sperms or of many animals including humans for artificial insemination. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in लिक्विड नाइट्रोजन. अब तुमने सुने बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करते, क्रॉस कराते ना, जानवरों का क्रॉस कराते, भैंस का क्रॉस कराते. तो अभी इतना बड़ा इंसान हो, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं रहता. तो हम क्या करते हैं, उनके गैमेट्स ले लेते और उनके गैमेट्स को प्रिवेंट करते लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, है ना. वो तो पंजाब की गाय, राजस्थान की बहुत अच्छी रहती है, तो फिर वहां पर कौन ले जाएंगे, है ना. तो दो डिफरेंट कंट्री के अपने को ऑर्गेनिज्म मिले. अब फॉर एग्जाम्पल अपने को कोई अमेरिका का, फिर चलो बोले कोई बाहर कंट्री का अपने को घोड़ा पसंद आ गया, ठीक है, अपने को वो घोड़ा यहाँ पर होना, तो अपन क्रॉस कराएंगे, है ना, अपने की ब्रीड के साथ में. तो पूरे घोड़े उठा के लाएंगे, हवाई जहाज में उठा के नहीं, क्या करेंगे, उसके गैमेट्स ला लो. हाँ क्या बोले, हाँ बिल्कुल, बस हाँ, बस लिक्विड नाइट, सिंपल बोलना चाह रहा कि जिस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स को तुम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिवेंट करते, उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं. यानी वहीं रुक जाएगा, फिर उसकी वायबिलिटी जाएंगे नहीं. सुनो इधर गौर से सुनो, अगर लिक्विड नाइट्रोजन में तुमने उसको डाल दिए, ये देखो हर किसी फॉर एग्जाम्पल एनिमल भी रहना, तो उनके भी गैमेट्स की वायबिलिटी रहती है. ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा के लिए, लेकिन अगर तुमने लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देंगे तो वो फ्रीज हो जाएंगे, पूरा फ्रीज हो जाते, फ्रीज रुक जाता. हाँ, रिएक्शन ही नहीं होती कुछ. हाँ, तो उसकी वायबिलिटी एज वही रुक जाएंगे, उसकी एज वही. हाँ, तो वायबिलिटी चेंज नहीं होगी और वो पूरे के पूरे वायबल रहेंगे कई दिनों तक के. ये बात है, समझे. चलो, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स. तो कई सालों तक के अपन क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपन इस साल स्टोर करें और अगले साल अपन ने उसको जर्मिनेट कराए, तब भी चलेंगे, लेकिन क्या में रखना पड़ेगा, लिक्विड नाइट्रोजन. यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है मालूम, डिग्री सेल्सियस. यानी 100 डिग्री सेल्सियस अपना पानी गर्म होता है. उल्टा ले लो इसको, हाथ डाले तो हाथ जल जाता अपना. इसको उल्टा लो, जीरो नहीं, जीरो पे बर्फ बन जाती, 0 डिग्री पे बर्फ बन जाती. यहाँ कितना होना, -196 डिग्री सेल्सियस. हाँ, वहां का तो इंसान का तो जिएगा पापा. पूरे रिएक्शन फ्यूज कर देना ना, अंदर माइक्रो लेवल पे भी रिएक्शन नहीं चलने को ना, तो इसलिए क्या करते हैं, उसको एकदम बंद कर देते. क्योंकि एंजाइम जो काम करती है ना, अब उन बायोमोलिक्यूल में पढ़ने वाले एंजाइम जो रिएक्शन जो भी होती है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है. अगर एकदम टेम्परेचर कम कर दे तो एंजाइम काम ही नहीं करती, रुक जाए. और टेम्परेचर बढ़ा दे तो एंजाइम मर जाते रहते. दो चीजें रहती. देखो तुमने कभी सुनी होंगे, हदीस में भी आता है कि बहुत ज्यादा गर्म ना खाना. अब बहुत ज्यादा ठंडा खाने की कोई जिक्र नहीं आया. क्यों, जब हम बहुत ज्यादा गर्म खाते हैं ना, तो एंजाइम्स मर जाते रहते, डाइजेशन ही पॉसिबल नहीं. हाँ, यानी जो डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है ना, हमारे पेट में हजम करने वाली, और तुम बहुत ज्यादा गरम खा लेंगे तो एंजाइम ही मर जाती है. हाँ, लेकिन एक्टिव नहीं, मर जाती है. एक रहता मरना, एक रहता रुक जाना. यानी अगर बहुत ज्यादा ठंडा खा लेंगे या फिर बहुत ज्यादा ठंडा अगर कोई चीज कर देंगे तो उसकी एंजाइम्स रुक जाएंगे, उसमें रिएक्टिविटी नहीं होगी, और जैसे का वैसा रह जाएंगे. फ्रिज में खाना क्यों जैसे का वैसा रखता, क्योंकि जो एंजाइम मौजूद है वो रिएक्टिविटी नहीं रहती, कुछ करी नहीं. बैक्टीरिया जो एंजाइम डालता, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया छोड़ता, बैक्टीरिया अपनी एंजाइम डालता है, फंगस अपनी एंजाइम का इस्तेमाल करती है, लेकिन उनकी एंजाइम काम ही नहीं करती. हाँ, वार्म एंड ह्यूमिड होना ना उनको, क्योंकि एंजाइम के काम करने के लिए प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए. अगर वो नहीं है तो फिर एंजाइम कोई काम नहीं करे. बस यही बात, ठीक है. सच स्टोर पोलन कैन बी यूज एज पोलन बैंक, सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम. जैसे हम तुअर के इसके जो जैसे बीज उठा के रखते हैं ना, सोयाबीन के अगले साल डालेंगे करके, तो उस तरीके से ये पोलन ग्रेन को भी ऐसा पोलन बैंक के तौर पे हम स्टोर करके रखते हैं. जैसे सीड बैंक रहता है वैसा पोलन बैंक रहता है कि भाई वो स्पीशीज के पोलन ग्रेन स्टोर है, वहां से लो और फर्टिलाइजेशन करा और प्लांट बना लो. समझे भाई.
तो वाइबिलिटी देखिए अपने दो सिंपल, दो एग्जांपल याद रखना, इतनी जनता नहीं याद करना। एक टेम्परेचर पूछ सकता -196 डिग्री, प्लस नहीं कर देना उसको आउटा ले रहे हो उसको, अच्छा पका ले रहे हो, वैसा नहीं, सूप नहीं बनाने का उसका अपने को, क्या बोलेंगे -196 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ठंडा करेंगे तब जाकर वो बच पाएंगे। हाँ, और दूसरी वाइबिलिटी 30 मिनट किसकी किसकी है, राइस की और व्हीट की, और कई महीनों तक किसकी है, रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी, ये तीन, रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। बस खत्म। आया समझ में बात, आया ना पूरा समझ में? ठीक है चलो।